हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को जो है आपका एक इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन जो है इंकशाफ किया था, उसके बारे में सबसे पहले थ्योरी वगैरह कंसेप्ट वगैरह दिया था। बहुत सारी जानकारी वगैरह दिया था, इसलिए हम लोग जो है इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। ओके। तो ये वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अक्सर जो है एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम लोग उस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स वगैरह होता है उसको हम लोग सबको लेकर के जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। और उसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप को अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक सेट होता है, लेकिन ये जो है यूनिवर्सल सेट का आपका एक सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे दो सबसेट तीन ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिया गया अलग अलग, और तीन सबसेट दिखाया गया। यहाँ पे सेट ए में जो है आपका दो एलिमेंट है, तो ये आपका ये सेट है आपका जिसमें दो एलिमेंट है, और ये सेट ए जो है आपका यूनिवर्सल सेट का जो है आपका एक सबसेट है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 4 और 5, और आपका यूनिवर्सल एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा? सारा एलिमेंट आ जाएगा जो इस रेक्टेंगल के अंदर में है। अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। होप यू हैव अंडरस्टूड इट बिकॉज दिस इज वेरी इजी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वेन डायग्राम के कंसेप्ट को सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से जो है आपका इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने दिया था। अंडरस्टैंड? ये अंग्रेज कहते हैं, इंग्लिश इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इसको जो है हम लोग खास तौर से एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर का जो भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है उसे हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? जिस टॉपिक पे भी हम लोग बात करते हैं, उस टॉपिक का जो सारा एलिमेंट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया। ठीक है, और उस टॉपिक पे अलग अलग जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब एक एक सेट होता है, और वो सारा सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसे मिटाते हैं। इस वेन डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये एक आपका क्या है? रेक्टेंगल है। ओके, और इसमें क्या है आपका? अ, दो सर्किल है। रेक्टेंगल के अंदर 1 to 10 एलिमेंट्स है, और सर्कल ए के अंदर आपका 2 4 6 8 10 है, और आपका सर्कल बी के अंदर क्या है? आपका 4 6 दो एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है ए, जिसमें आपका कोई यहाँ पे एलिमेंट है जो आपको दिख पा रहा है, और बी का है, बी भी एक सेट है, और ये बी सेट जो है आपका इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, साथ ही साथ में सेट ए का भी ये एक सबसेट है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट में आपका आ गया 1 2 और डॉट डॉट आपका 10 तक आ गया ना। इसको हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू दिस सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स greater equal to 1 is smaller equal to 10। अंडरस्टैंड? और आपका जो सेट है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। क्या? 2 4 6 इसमें ए आएगा पहले, ए में आपका ये सारा चीज आ जाता है। क्या क्या आ गया बच्चे आपका? इसमें 8 आ गया, उसके बाद 2 6 8 और है कुछ क्या? 10 भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका सेट बी में क्या क्या है बच्चे? सेट बी में आपका हो गया 4 एंड 6। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर भी पाया जा रहा है ना, 4 6। तो सेट भी जो है आपका सेट का क्या है? एक सबसेट है। अंडरस्टैंड? और ये दोनों सेट जो है यूनिवर्सल सेट का जो है सबसेट है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन सेट। जिस तरह से आपका नंबर के ऊपर बहुत सारा ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, तो उस तरह से आपका वेन डायग्राम जो होता है ना सेट्स का, सबसेट का, उसके ऊपर भी जो है आपका क्या होगा? ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स को जो है हम लोग वेन डायग्राम की मदद से काफी अच्छे से समझते हैं किस तरह से होता है। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स।
सबसे पहला ऑपरेशन जो है इसमें जो आता है वो है यूनियन ऑपरेशन। ओके, कौन सा ऑपरेशन है? यूनियन। यूनियन को हम लोग समझते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स, जैसे कि आपका ए जो है एक सेट्स है जिसमें क्या एलिमेंट्स है बच्चे, जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं। मान लो सेट ए जो है एक सेट है जिसमें क्या है आपका ए ई आई ओ यू, ये आपका एक सेट है। दूसरा सेट आपका बी है, क्या है? बी। बी में क्या हम लोग लेते हैं? ए ई सी डी, ये दो सेट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, यूनियन को जो है हम लोग इस हाफ यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऊपर का थोड़ा काट करके लिखते हैं, जैसे आपका यू इस तरह से होता है ना, हम लोग ये पूरा यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका सिंबल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी जो है, ए और यूनियन बी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं बाद में देखेंगे। ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा हम लोग देखेंगे। ए यूनियन बी में मतलब ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स होगा वो या तो इससे होगा या इससे होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या आपका आ जाएगा? ए ई आई ओ यू, उसके बाद सी डी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी डी भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम लोग यूनियन में जो भी एलिमेंट्स को लिखते हैं तो रिपीटेडली नहीं लिखते हैं इस, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। इसका जो कॉमन एलिमेंट है यहाँ भी क्या आपका, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से एक तो हम लोग लिखेंगे। ये यहाँ भी, यहाँ भी, इसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। अंडरस्टैंड? तो कॉमन एलिमेंट को सिर्फ हम लोग एक ही बार लिखते हैं, उसे दो बार नहीं लिखते हैं। और जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग भी लिखते हैं, इधर से उठाते इधर से उठा करके लिखते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर है वो भी यूनियन में आ जाएगा, जो इसके अंदर है वो भी यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम लोग दूसरे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वी रीड A union B as A UNION ना, A union B। अंडरस्टैंड? ये आपका है ऑपरेशन, ठीक है। ए यूनियन बी भी एक आपका एक सेट्स होगा, ठीक है। बल्कि ए यूनियन बी जो है सेट ए और सेट बी का जो है आपका यूनिवर्सल सेट होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसे मिटाते हैं। तो हम लोग वेन डायग्राम का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, लेट ए इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ दो सेट, सेट ए और सेट बी। सेट ए क्या है, इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 6 8 10 12। और फाइंड, देन फाइंड ए यूनियन बी। हमें ए यूनियन बी निकालना है, अंडरस्टैंड। ए यूनियन बी जानते हैं हम लोग क्या है, ए यूनियन बी जो होगा आपका वो से ए यूनियन बी जो एक सेट होगा वो आपका उस सेट में आपका एलिमेंट्स होगा यहाँ से भी, यहाँ से भी, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। या फिर दोनों में कॉमन भी कुछ मिलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। हम लोग जो यूनियन वाला यू लिखते हैं वो थोड़ा छोटा लिखते हैं, आप लोग देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 8 दोनों में कॉमन है, 10 कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं, बाकी 6 8 दोनों में कॉमन है। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3 जिसको हमने एग्जाम्पल 13 13 का एग्जाम्पल 3 पढ़ लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें है कि ए इक्वल टू ए आई ओ यू, पहले लिख लेते हैं ना। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13 में क्या है बच्चे, एग्जाम्पल 13 में आपका है ए इक्वल टू ए आई ओ यू, यानी सारा वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट का ए ई आई ओ यू, ए आई ओ, ये आपका सेट ए है। सेट बी क्या है आपका, सेट बी में आपका आ गया ए आई यू, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करने बोला जा रहा है ना, कुछ हमें सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए, आपको दिखाना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए ही होगा, है ना। सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। चलिए हम देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, ठीक है।
जगह कम, लेकिन हो जाएगा यहाँ पे ना। बी छोटा पड़ता है ना, लिखना पड़ता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा आपका, इसका सारा एलिमेंट आ जाएगा ए ई आई ओ यू। उसके बाद देखते हैं कोई सा एलिमेंट भी है जो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। हम लोग देख रहे हैं कि ए भी इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है और ये भी वही है, ये भी इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है, ठीक है। तो ये जो वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट का सारा वॉवेल इसके अंदर है, इंग्लिश अल्फाबेट का 3 वॉवेल इसके अंदर है। तो ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल है, ठीक है। तो दिख रहा पर ये यहाँ भी हो गया, आई यहाँ भी हो गया, यू, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों का यूनियन जो है यही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये खुद इसका एक सबसेट है। जब एक सेट और उसके सबसेट का जो यूनियन हम लोग निकालते हैं तो वो जो बड़ा सेट होता है वो सेट आपका दोनों का यूनियन होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू ए होगा। अगर बी अगर ए अगर सेट ए सेट बी का अगर सबसेट रहता तो फिर ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर चूंकि बी जो है सेट ए का सबसेट है इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेट ए के बराबर ही आएगा, अंडरस्टैंड। Hope you have understood it. That's serious it. Come on. Now we example number 13, example number 14. Example 14. Example 14 में क्या दिया हुआ है? Example 14 में x let x equal to राम, गीता, अकबर, ठीक है। Example 14. Example 14 में एक सेट दिया हुआ x, इसमें कौन है? इसमें आपका है राम, गीता, अकबर। एक राम है, एक गीता है और एक अकबर है। और दूसरा सेट क्या है? दूसरा सेट आपका है, हाँ ये है कौन, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 क्लास के जो है स्टूडेंट का सेट है ये, ठीक है। एक सेट है हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, जो कि स्कूल हॉकी टीम में है। ये क्या है, ये आपका स्कूल का हॉकी टीम में है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉकी टीम के अंदर ही, ठीक है। हॉकी टीम, इसको साफ तरीके से लिखते हैं। क्या देना होगा ना, इसके बाद आपका क्या है, y इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक। y इक्वल टू गीता, डेविड, अशोक। उसके बाद क्या, अब ये लोग कौन है, ये हैं बी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन द फुटबॉल टीम। ये आपके फुटबॉल टीम में है बच्चे, कहाँ है, फुटबॉल टीम। फुटबॉल टीम में और भी कोई सेट है, दूसरा सेट क्या है, जेड। क्लास हु आर द फुटबॉल टीम, फाइंड एक्स यूनियन बी एंड इंटरप्रेट द सेट। एक्स यूनियन वाई निकालने बोल रहा है और उस एक्स यूनियन वाई जो आएगा उसको इंटरप्रेट करना है, मतलब उसका मीनिंग अच्छे से उजागर करके बताना है, अंडरस्टैंड। हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं या फिर क्वेश्चन कर देते हैं, फाइंड ए यूनियन बी एंड इंटरप्रेट इट। और क्या करना है, इसे इंटरप्रेट भी करना है ना, इंटरप्रेट में लास्ट में ई नहीं आता है। हम सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले तो हम लोग ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा बच्चे, राम आएगा। उसके बाद गीता दोनों में है, गीता आ जाएगा। उसके बाद अकबर आएगा, फिर डेविड आएगा, है ना, इसका खत्म हो गया कहानी। उसके बाद अशोक आएगा, आ गया अशोक। ये आपका वो ए यूनियन बी जो या तो यहाँ से है या फिर ई सेट से है, ठीक है। ए यूनियन बी में जो है अब ए यूनियन बी जो होगा वो सेट एक्स यूनियन बी ना, ए यूनियन बी नहीं, एक्स यूनियन
वाई एक्स यूनियन वाई, सेट एक्स और सेट वाई की, सेट एक्स का सेट वाई का जो यूनियन होता है बच्चे, वो क्या होगा, वो दोनों सेट का आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। या फिर तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम लोग इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट क्या करना है, इंटरप्रेशन में आप लोग देख पाओगे इसका इंटरप्रेशन कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा इंटरप्रेशन, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए यूनियन बी क्या है, एक्स यूनियन बी इज अ सेट, ये एक सेट, ठीक है। या फिर द सेट बोलते हैं क्योंकि इसका पहले जिक्र यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इज द सेट, ये वही सेट है, ठीक है, यही सेट, ठीक है। इज द सेट, एक्स यूनियन बी इज द सेट whose elements belong to either set x और set y और बोथ, ठीक है। ये आपका इंटरप्रेशन हुआ है ना, एक्स यूनियन बी वाई हम लोगों ने निकालने बोला था, हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद उसे इंटरप्रेट करने बोला, यानी उसको तब डिफाइन करके बताने बोल रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करके करने के लिए बोल रहा था। उसका एक्सप्लेनेशन आपका ये हो गया, इंटरप्रिटेशन, ओके। एक्स यूनियन बी इज द सेट, है ना। एक्स यूनियन बी इज द सेट, एक्स यूनियन बी वही सेट है उस एलिमेंट जिसका एलिमेंट बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू में एल होगा, है ना, बिलोंग टू सेट एक्स और सेट वाई और बोथ, ठीक है। या तो सेट एक्स से बिलोंग करेगा, या फिर सेट वाई से बिलोंग करेगा, या फिर दोनों से बिलोंग करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन ही दिया हुआ, अंडरस्टैंड कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड सेट बी का जो यूनियन होता है, वो जो होता है उसमें वो सारा एलिमेंट होता है जो कि या तो ए से बिलोंग करता है, या फिर बी से बिलोंग करेगा, या फिर दोनों से बिलोंग करेगा, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी है, और अगर हम लोग ए यूनियन बी सेट अगर लिखते हैं या फिर पता करते हैं, तो ए यूनियन बी जो होता है वो भी एक सेट होता है, और इसका सारा एलिमेंट जो होता है या तो ए से बिलोंग करता है, या फिर बी से बिलोंग करता है, या फिर दोनों से बिलोंग करता है, अंडरस्टैंड। उसका जो भी एलिमेंट्स होता है, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं। इसे हम लोग वेन डायग्राम में भी समझते हैं, ए यूनियन बी को किस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। मान लिया ये आपका क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, यू हो गया, ठीक है। इसमें एक सेट आपका ए है, ठीक है, और दूसरा सेट क्या है, बी है। ये मान लो एक्स है और ये आपका वाई है, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ पे है आपका, ठीक है, क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गया, 7 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपका यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक सारा डिजिट, सारा इंटीजर आपका आ जाएगा, ठीक है। और सेट एक्स में जो है 1 से लेकर के 7 तक सारा इंटीजर आ जाएगा, सेट वाई में जो है 6 से लेकर 12 तक सारा इंटीजर आ जाएगा। और दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा आपका, इसमें कुछ इंटीजर नहीं है ना, इसमें जोड़ देते हैं, निगेटिव इंटीजर को भी जोड़ देते हैं, -1 0 के, इधर और बढ़ा देते हैं 13 14, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा सेट, कुछ ऐसा एलिमेंट्स भी है जो कि यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन आपका सेट एक्स में या सेट वाई में नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। और एक्स में जो है सेट एक्स में क्या है आपको पता बता ही दिए, सेट वाई में क्या है वही बता दिए। सेट वाई में आपका जो है सारा इंटीजर है 6 से लेकर के 12 तक, अंडरस्टैंड। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन वो सारा इंटीजर हो जाएगा जो 11 से लेकर के 12 तक है, और वो सारा इंटीजर जो है या तो सेट एक्स से बिलोंग करेगा, या फिर सेट वाई से बिलोंग करेगा, या फिर दोनों से बिलोंग करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दिस इज द डेफिनेशन एंड diagrammatic definition of union of sets, okay. Then we are going to erase it and we'll know something about operation union, okay. Union means just addition, okay. How we use addition for the numbers, okay.
union is also used like the same addition in sets. Okay. Then what is sets? Properties of operation of union. Okay. Properties of union. Properties of the unions of set. इसे क्लास डिलीट करते हैं ना. Properties of the operation union. Properties of the operation. Properties of the operation union. इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे. ओके. सबसे पहला प्रॉपर्टीज है आपका कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चे? कम्यूटेटिव लॉ कुछ इस तरह होता है कि ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं. ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ है. ठीक है. ऑफ सेट्स. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑन सेट्स. कम्यूटेटिव लॉ ये जस्ट छोटा में लिख दिया हम लोग कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑन सेट्स. अब क्या है आपका, अब ये आपका एसोसिएटिव लॉ. ठीक है. जैसे हम लोग एसोसिएटिव ऑफ नंबर जो होता है यूज करते थे एसोसिएटिव लॉ नंबर के बारे में, नंबर के लिए वही आपका यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज होगा. ए यूनियन जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग लिखते हैं यूनियन बी, और यहाँ पे सी आएगा ना. इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं. किस तरह से लिख सकते हैं? ए यूनियन बी. बी यूनियन सी. इसे क्या कहते हैं बच्चे? ये आपका एसोसिएटिव लॉ में है. यानी अगर कहीं पे आपको ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी कर देंगे और उसके बाद फिर उसको ए के साथ यूनियन करेंगे. ठीक है. तो वो सब दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा. ठीक है. ये इस तरह से होता है. ये आपका कौन सा लॉ है बच्चे? एसोसिएटिव लॉ है. एसोसिएटिव लॉ है. तीसरा क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. phi is the identity of union. Law of identity element phi. ये आपका है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ना. लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट phi. phi क्या है? आपका यूनियन का आइडेंटिटी है. ओके. phi is the identity of union. phi is the identity of union. phi जो है आपका यूनियन का आइडेंटिटी है. उसके बाद भी बहुत सारा लॉ है बच्चे, हम लोग इसे मिटा के उसको देखेंगे. जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे. है ना. ये समझने वाली बात है, आप लोग समझ ही जाएंगे. हमारा मैथ कैसी तरह से समझा कर बनाना जारी रहेगा. आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, और बेल आइकन क्या होता है कहीं जाके दबाएंगे, कमेंट वगैरह करते रहेंगे. है ना. अंडरस्टैंड. तो हम लोग आगे ऑपरेशन देखेंगे. चौथा नंबर ऑपरेशन क्या है? चौथा नंबर ऑपरेशन क्या होता है बच्चे? चौथा नंबर ऑपरेशन आपका यूनियन का है. सेम आइडेम्पोर्टेंट लॉ. आइडेम्पोर्टेंट लॉ. ए को यूनियन करेंगे ए के साथ. ए एक सेट है और फिर ए वही सेट है. तो सेम सेट का जब हम लोग यूनियन करते हैं तो वो सेम सेट ही आता है. ठीक है. इसे आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं? आइडेम्पोर्टेंट लॉ. आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं. ओके. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय टीचिंग. कम ऑन. उसके बाद क्या है बच्चे? उसके बाद आपका है 5वां नंबर में है ए यूनियन यू यूनियन यू.
और यू यूनियन ए, यू को यूनियन हम लोग निकालेंगे ए के साथ में, यू है उसका हम लोग यूनियन निकालेंगे ए के साथ में, तो क्या आएगा, यू ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी सेट होता है वो अपने यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है, और एक सेट और उसका सबसेट का जब हम लोग यूनियन निकालते हैं तो वो सेट आता है। ठीक है, कौन सा सेट? जो सबसेट नहीं होता है, मतलब जो बड़ा सेट होता है ना वही आता है। तो ये आपका हो गया। इसको कौन सा लॉ कहते हैं बच्चे? इसे कहते हैं लॉ ऑफ यू कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ यू या फिर लॉ ऑफ यूनियन। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, ये जो आपको बताए हैं ये बहुत सारा लॉ है, एग्जाम में इस तरह से पूछ देता है। कम आपका इंटरव्यू वगैरह जब आप दीजिएगा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो ये पूछ सकता है ये सब। ए यूनियन यू इक्वल टू ए यूनियन ए इक्वल टू ए आता है, तो वो कौन सा लॉ में आता है? ठीक है, यू यू यूनियन ए इक्वल टू यू होता है, इस लॉ का नाम क्या है? तो आप लोग अगर पढ़े हुए रहेंगे, माइंड में अच्छे से इसे समझे हुए रहेंगे, तो आप लोग इंटरव्यू में या एग्जाम में आराम से इसको बना लीजिएगा। हम शुरू से ही कहते हैं कि जब भी किसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। जो भी थ्योरम है उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारा थ्योरी, चैप्टर, कंसेप्ट, किसी थ्योरी, कंसेप्ट और बेसिक नॉलेज जो होता है उस चैप्टर से रिलेटेड अगर हमारा क्लियर होता है, तो हमें उस चैप्टर का एक्सरसाइज वगैरह बनाने में किसी का सहारा लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम लोग इंडिपेंडेंटली जो है उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं समझ के। अंडरस्टैंड? लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा उस चैप्टर का, वो क्या है, बगैर समझे हुए सारा कॉपी करते जाएंगे, है ना, और फिर उसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे लोग जो है कंपटीशन वगैरह निकालने में असक्षम होते हैं। जो लोग, जिन लोगों का थ्योरी बेसिक नॉलेज है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अच्छा होता है और सारे चैप्टर से रिलेटेड अच्छा होता है, वो लोग हर फील्ड में आगे होते हैं और जॉब वगैरह लेने में उन्हें आसानी होती है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम लोग निकाल। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म। मान लीजिए ए और बी दो सेट है ना, क्या? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। सेट्स देन हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ए यूनियन बी को लिखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ओके, एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर फोर से बिलोंग करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड नहीं लिखते हम लोग, और लिखते हैं, और लिखना ज्यादा, या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मान लो कि ए और बी जो है आपका दो सेट्स, ठीक है। तब इंटरसेक्शन बी को जो है हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये होता है कि जब दो all elements of intersection of set A and set B belongs to the elements which is either
विच आर इन बोथ, ओके, जो कि अगर सिंगल में दोनों में बोथ है, दोनों में कॉमन है, तो वो जो सिंगल एलिमेंट होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अगर सेट ए और सेट बी में बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट कॉमन है, तो वो बहुत सारा एलिमेंट जो कॉमन है वो जो है आपका इंटरसेक्शन वाला सेट में आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन बी खुद एक सेट है, ठीक है, और इस सेट में कौन सा एलिमेंट होता है, या तो अ, इस सेट में जो है वो सारे एलिमेंट होते हैं जो दोनों में बिलोंग करते हैं, ओके। इक्वल टू किसी सेट में फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बोथ। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड यूज कर देते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का जो एग्जाम ये डेफिनेशन हम लोग का हो गया, हम लोग समझ गए डेफिनेशन में क्या होता है। इंटरसेक्शन बी का जो भी एलिमेंट्स होता है वो सेट ए और सेट बी दोनों से ताल्लुक रखता है, दोनों में मौजूद होता है। अंडरस्टैंड, सही आते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है। कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी इन एग्जांपल 12 एग्जांपल में जो भी सेट है सेट बी उसको हम लोग लेकर के आगे हम लोग बनाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 12 में ए में क्या है बच्चे, एग्जांपल नंबर 12 का जो सेट ए है उसमें आपका है 2 4 6 है, 2 4 6 8। आपका बी में क्या है बच्चे, बी में आपका है 6 8 10 12, 6 8 10 12, अंडरस्टैंड। इसमें हम लोग को इंटरसेक्शन बी निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा और उस सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि दोनों में कॉमन है, अंडरस्टैंड। इन दोनों में कॉमन हम क्या देख पा रहे हैं, 6 8 यहाँ भी और 6 8 यहाँ भी, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 6 होगा 8 होगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होता है, उस सेट में और बी सेट। अब यू आर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स इरेज इट। एग्जांपल नंबर, एग्जांपल भी इसमें सॉल्व हो गया है। एग्जांपल नंबर कितना था बच्चा, ये था आपका एग्जांपल नंबर 15, अंडरस्टैंड। हम लोग एग्जांपल नंबर 16 में देखते हैं क्या है। कंसीडर एक्स एंड वाई ऑफ एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 में जो हम लोग पढ़े उस एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करना है, ठीक है। एग्जांपल 14 में क्या था बच्चे, एग्जांपल 14 में आपका एक्स था, एक्स एक था जिसमें कौन था, राम गीता एंड अकबर। ये कौन है बच्चे, एक राम है और एक गीता है और एक अकबर है। और ये क्या है बच्चे, ये आपका जो है क्या करता है ये लोग, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये लोग हॉकी टीम में, कहाँ पे है, हॉकी टीम में, ठीक है। और वाई जो सेट है उसमें कौन कौन है, उसमें आपका है गीता डेविड अशोक, ये आपका गीता है, डेविड है और अशोक है। अब हम लोग यहाँ से इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन बी को, एक्स इंटरसेक्शन वाई ना, यहाँ पे आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ गीता कॉमन है, यानी इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, गीता। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 17 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 17 थोड़ा लंबा लंबा मैंने टू मच डाटा दिया हुआ है, डेटा हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 17 में क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू भी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है, बल्कि बोला नहीं जा रहा है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डी ये दिखाने बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा एलिमेंट ए में है। बी में क्या है, बी में आपका है 2 3 7 5 2 3 5 7 2 3 5 7, इसका हम लोगों का इंटरसेक्शन निकालना है बच्चे। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में जो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 2 2 कॉमन है, आपका 2 आ गया, 3 3 कॉमन है, 3 आ गया, आपको 5 5 कॉमन है, 5 आ गया, 7 7 कॉमन है, 7 आ गया, ठीक है। ये जो सेट है और ये सेट दोनों तो सेम हो जा रहा है, यानी इसका जो भी है वो इसमें है, ठीक है, जो जो इसमें जो भी है वो इसमें भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। और हम लोग जानते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए,
ये जब एक सेट और उसके सबसेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उसका सबसेट ही आता है, ठीक है। एक सेट और उसके सबसेट का इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट ही होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ये हम लोग को शो करना था इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। ये हम लोग का सॉल्व हो चुका है ना, ये आंसर आ चुका है, अंडरस्टैंड, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वी शैल इरेज इट एंड मूव फॉरवर्ड। हम लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ेंगे। सिंबॉलिकली हम लोग दिखाएंगे कि इसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मान लिया जाए कि यूनिवर्सल सेट आपका है, तो हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं। एक सेट है आपका, वो है ए, ठीक है। ये आपका यू हो गया, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। एक सेट है आपका सेट बी, ठीक है। इसमें आपका है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 6 7 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक 9 भी लिख देते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग है दोनों। और यहाँ पे 13 14 वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेट में ये सारे एलिमेंट आएंगे और ये सेट बी में ये सारा एलिमेंट आएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में सारा आ जाएगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, 8 और 9 होगा, ठीक है। 8 और 9 होगा, अंडरस्टैंड। दूसरा सेट हम लोग का जो अभी बनाए हैं वो इस तरह से हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। दूर दूर में लिखने अपने लगेगा, ठीक है। एक सेट आपका आ गया, ये आपका एक सेट आ गया, ठीक है। ये सेट आ गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका, मान लीजिए यू सेट है और ये क्या आपका बी सेट है और ये आपका क्या है, ये आपका सी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सेट बी में जो है आपका ये सारा एलिमेंट जो सर्कल के अंदर उसमें 13 7 और 8 भी आ गया, लेकिन सी में क्या आपका 13 7 और 8 है। और सी यहाँ पे क्या है, बी का सबसेट है, अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग इस तरह से नोट करते हैं। और हम लोग सिंबॉलिकली किस तरह से ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन बी को हम लोग सेट बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू और एक्स इज कॉमन एलिमेंट ऑफ both a and b. A इंटरसेक्शन b इक्वल टू x होगा such that x is common element of both a and b। ये आपका सिंबॉलिकली a इंटरसेक्शन b को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अंडरस्टैंड। I hope you have understood it because this is not too much tough। हम लोग अभी क्या देखें कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, आपका यूनिवर्सल सेट है। तो क्या क्या होगा, इंटरसेक्शन मान लो ए है, ठीक है, और ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई सेट इस तरह से हो, फिर यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रॉपर्टी है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है। यहाँ पे एक सेट हो ए और दूसरा सेट हो आपका बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। जब दो सेट्स ऐसे हों जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो आपस में, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यहाँ पर सेट ए और सेट बी क्या है आपका, डिसजॉइंट सेट है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट लिख भी देते हैं ताकि आप लोग तो ध्यान में बना रहे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, लेट्स इरेज इट। जब तक हम लोग थ्योरी ही चला रहे हैं, ठीक है। थ्योरी जब तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे कोई ना एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। ओके, हैव अंडरस्टूड इट। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं, अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के ठीक है, सेट में जो इंटरसेक्शन होता है उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो प्रॉपर्टी वो आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए भी होता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया बच्चे, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है आपका सेम हो जाएगा जिस तरह से आपको यूनियन में था, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन, अब ये ब्रैकेट में जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। इसे क्या कहते हैं बच्चे? इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। कम ऑन लेट्स रीड। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर एंड फाइव इंटरसेक्शन ए ना, फाइव इंटरसेक्शन ए। फाइव को ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा? फाइव आएगा। फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चे? फाइव में फाइव एक सेट होता है, फाइव सेट होता है, वो एंटी सेट होता है, और ये एंटी सेट से फाइव होता है, वो हर सेट का एक सबसेट होता है, ओके। तो ये है आपका फाइव इंटरसेक्शन इक्वल टू आपका फाइव ही होगा, और यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू यू को इंटरसेक्ट करेंगे हम लोग ए के साथ में, तो क्या आएगा आपका ए आएगा, ठीक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉ ऑफ फाइव, लॉ ऑफ एंटी सेट एंड यूनियन यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एंटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखो यहाँ पे यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, ओके। अंडरस्टैंड? ये सेट है, ये सेट है, ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है, और ये पूरा क्या आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ पे करेंगे हम लोग लॉ ऑफ यूनियन एंड टॉप फाइव एंड यू, लॉ ऑफ एंटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसे समझ में आ गया आप लोग को? रेस करते हैं इसे, ओके। हम लोग आगे देखेंगे चौथा नंबर लॉ। चौथा नंबर लॉ क्या है बच्चे? ए इंटरसेक्शन ए। सेम सेट, दो सेट का जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वही सेट आता है, ओके। ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। कौन सा लॉ हो गया? आइडेम्पोटेंट। सारी चीजें लॉ को भी आप लोग समझ के रखिएगा, आगे चल के आपका बहुत सहायता होने वाला है अगर समझ के रखेंगे तो। हम लोग उसके बाद फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या है। फिफ्थ नंबर में आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी, बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अच्छा ये अंदर में यूनियन है आपका ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अंदर में यूनियन होता है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लॉ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा, और यूनियन इंटरसेक्शन होगा, और आपका बी होगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन यहाँ पे आ जाएगा, जो अंदर में है ना वो बाहर में आ जाएगा, जो बाहर में है वो अंदर घुसेगा। हाँ ठीक है, ये इंटरसेक्शन बाहर था ना, ब्रैकेट हटेगा तो ये अंदर अंदर चला जाएगा, और जो अंदर था वो बाहर में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ए इंटरसेक्शन बी इन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इन इंटरसेक्शन सी। दिस इज द लॉ। व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। Distributive law of intersection settings, okay. Hope you have understood all laws of intersection of sets. Then we are going to erase it and move forward to know more and more. डायग्राम से बहुत सारे लॉ को जो है समझाया गया है, इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका एक सेट हुआ, दूसरा सेट बी हुआ, तीसरा सेट आपका सी हो गया। सबको लिख देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। तीन सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं बी
इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी को कैसे हम लोग नोट करेंगे, मान लो हम लोग अगर सेट से डिनोट करना चाहें तो बी इंटरसेक्शन सी में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारा पार्ट जो आपको बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग जो है पहले बनाते हैं, ये आ गया ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी, और ये आपका सेट यूनिवर्सल सेट है ना। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को मान लो हम लोग को सेट करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये पूरा आ जाएगा ना, ये जो सेटेड रीजन है आपका ए इंटरसेक्शन बी का है, ठीक है। तीसरा डायग्राम बनाते हैं बच्चे, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया जिसे हम लोग यू कहते हैं, और इसमें 3 सेट बना देते हैं, एक सेट, 2 सेट और ये तीसरा सेट, ये ए है, ये बी है और ये सेट सी है, अंडरस्टैंड। अब हम लोग यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये ब्रैकेट में रहेगा, और क्या है, यूनियन इसके साथ लगाते हैं और सी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालते हैं, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन ही ये तीनों, इंटरसेक्शन नहीं। देखिए बच्चा, बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी में आपका ये आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये पूरा आ जाएगा, जैसे आ गया। उसके बाद जो भी आ गया उसको हम लोग एक के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ, और फिर ये सारा चीज आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ जाएगा, जैसे ये वाला रीजन आ जाएगा आपका। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो हम लोग एक और देखते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट सी है। हम लोग इसमें निकालने क्या है, कि निकालना क्या है बच्चे, इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी हम लोग को नहीं निकला कहीं पे ना, इंटरसेक्शन सी, मान लो हम लोग ये निकालना, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये सेट ए और सेट सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा। अब यह अंडरस्टूड इट, इस तरह से डायग्रामेटिक वे में जो है डायग्राम बनाकर हम लोग